नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने करीब 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसी क्रम में आज का ये छठा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक मिश्रण में शराब और पानी का जो अनुपात है वह 1:3 है। यदि मिश्रण में केवल शराब मिलाने से उसका आयतन 25% बढ़ जाता है तो परिणाम मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या है, यही बताना है। वह कह रहा है यदि आप मिश्रण में सिर्फ क्या मिला रहे हैं, शराब मिला रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा यानी जो मिश्रण बनाने के बाद जो शराब और पानी का मिश्रण आएगा उसका आयतन क्या है, 25% बढ़ जा रहा है ना। तो जो नया अनुपात बन रहा है उसमें शराब और पानी का जो नया अनुपात बनेगा वही हमें बताना है ना। तो जो मिश्रण था उसमें देखते हैं शराब और पानी का अनुपात पहले क्या था ना। तो देखेंगे शराब और जो पानी है ना, शराब और जो पानी है का उसका अनुपात पहले कितना था, 1:3 था। कितना था, 1:3 था। अब उसने कहा क्या है, यदि मिश्रण में इस चीज़ को नोट करिएगा, वह मिश्रण में मिला रहा है ना, मिश्रण में मिला रहा है। तो मिश्रण टोटल देखा जाए तो कितना है, 1 के अनुपात में शराब था और 3 के अनुपात में क्या था, पानी था। तो समझते हैं कि 1 लीटर क्या है, शराब है और 3 लीटर क्या है, पानी। यानी टोटल मिश्रण कितने लीटर का हो गया, 4 लीटर का हो गया। टोटल मिश्रण कितने लीटर का हो गया, 4 लीटर का हो गया है ना। कह रहा है कि मिश्रण में शराब मिलाने से, अब मिश्रण में शराब कितना मिला रहा है हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज़ नोट करिएगा, सिर्फ शराब मिला रहा है, पानी नहीं मिला रहा है। तो पानी जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, सिर्फ बदलेगा क्या, शराब का अनुपात बदलेगा। इस चीज़ को नोट करिएगा ना। तो डायरेक्ट भी इसका अनुपात अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए फिर भी इसको लगा रहे हैं ना, क्योंकि पानी का अनुपात नहीं बदलेगा। पानी का अनुपात क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि पानी नहीं मिला रहा है, वो मिला क्या रहा है, सिर्फ शराब मिला रहा है। तो शराब का अनुपात बदलेगा, तो बदल कर होगा कितना, उस चीज़ को देखिएगा ना। तो कह रहा है कि जो आयतन है ना वो कितना बढ़ जा रहा है, 25% बढ़ जा रहा है। यदि 25% आयतन बढ़ेगा तो 4 का 25% कितना होता है, 4 का यदि आप 25% निकालेंगे तो कितना होगा, 25 चौके 100, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 25, यानी 4 का जो 25% होता है वह कितना होता है, 1 होता है। तो यानी जो मिश्रण पहले 4 था वो बढ़कर +1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही 25% की वृद्धि है। जो 25% बढ़ा है तो मिश्रण अब कितने का हो गया, 5 लीटर का हो गया। अब यहीं पे नोट करिएगा, हमने पानी तो मिलाया नहीं है, तो पानी अगर पहले 3 लीटर था तो अब भी कितना रहेगा, 3 लीटर ही रहेगा। लेकिन इस 5 में यदि 3 लीटर पानी है तो शराब कितना है, 2 लीटर है। यानी 1 लीटर हमने शराब मिलाया था ना। तो खैर कितना मिलाया तो वो हमसे नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा कि नया अनुपात क्या बनेगा। तो नया अनुपात 2:3 बनेगा। नया अनुपात कितने का बनेगा, 2 और 3 का बन जाएगा। यानी पहला वाला जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा ना। तो आगे आप जो भी प्रश्न लगा रहे हैं ना, यानी जो भी हम प्रश्न लगाने जा रहे हैं उससे पहले ही आप एक बार प्रश्न को खुद से लगाकर चेक करिएगा ना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो ठीक, नहीं तो कैसे लगाया जा रहा है उस चीज़ को ज़रूर नोट करिएगा ना। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, यही बताना है। तो राशि उसने कहा है कि कोई राशि, जब भी हमें कुछ मानना होगा ना, इसने साफ साफ कहा है कोई राशि। जब हमें राशि नहीं पता, जब भी हमें कुछ मानना तो हम क्या कर लेंगे, राशि को 100 मान लेंगे, है ना। राशि को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। इसी राशि को कह रहा है कि 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जा रही है, 3 गुना। मतलब 100 का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 100 का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में
नोट करिएगा, ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसमें गुना हमेशा बराबर होता है। इसमें क्या होता है, गुना हमेशा बराबर होता है ना। तो करना कितना है, 27 गुना, कितना करना है, 27 गुना, है ना। तो अगले 4 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 3 है तो कितना हो जाएगा 900, 3 तिरिक 900। फिर अगले 4 वर्ष में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 तिरिक 2700, कितना हो जाएगा 2700, है ना। इसका देखेंगे तो ये गुणे के रूप में हमेशा बढ़ता है, 3 गुना, यहाँ भी कितना है 3 गुना, यहाँ भी कितना है 3 गुना, इसी रूप में बढ़ेगा, है ना। तो 100 की राशि अब कितना हो गई 2700, यानी 27 गुना हो गई। तो कितने वर्ष में हुई, 4 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ, 4 वर्ष यहाँ, तो 4 3 12 वर्ष, यानी टोटल 12 वर्ष में क्या हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो यह गुना बराबर होता है, यदि साधारण ब्याज होता है तो उसमें अंतर बराबर होता है, उसमें क्या होता है, अंतर बराबर होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में गुना बराबर होता है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 12 वर्ष, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है यही बताना है। कह रहा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे जो उसने कहा उसको नोट करिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हमें क्या करना है, बताना है। ए स्क्वायर हमसे पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वही बताना है। यदि हम ए का मान निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम ए को पता करें। हम किसको पता करें, ए को पता करें। ए कैसे पता होगा, अब यहाँ पर देखिए उसने कहा जो वृत्त का व्यास है, जो वृत्त का व्यास है ना, वह वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी वर्ग की जो भुजा ए होती है ना, वह वृत्त के व्यास के बराबर है। तो यदि वर्ग की भुजा हमें निकालनी है, वर्ग की हमें क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है, तो हमें वृत्त का व्यास पता होना चाहिए। वृत्त का व्यास पता करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। आर पता करने के लिए हम इसको हल करेंगे ना, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है ना, तो यहाँ पे दे रखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के बराबर उसने कितना दे रखा है, 49 पाई दे रखा है। कितना दे रखा है, 49 पाई दे रखा है। अब जो चीज़ कटो इसको काट लीजिए, जैसे पाई से पाई को क्या करिए यहाँ पर काट दीजिए। आर स्क्वायर बराबर कितना बचा, 49 बचा, कितना बचा 49। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 7 49 होता है ना, आर का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, यानी आर बराबर कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर 49 दिया, मतलब 7 7 49, आर का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब इस लाइन को नोट करिएगा, इसमें उसने कहा कि जो वृत्त का व्यास है ना, वह वर्ग की भुजा के बराबर। तो वृत्त का जो व्यास होता है ना, वह त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का जो व्यास होता है वह क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। तो त्रिज्या यानी आर कितना मिला है, 7, तो 7 का दूना 14, ये 14 क्या मिल गया, व्यास मिल गया ना, क्योंकि त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है। तो हमें व्यास कितना मिल गया, 14। और जो ये वृत्त का व्यास है ना, वह वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है। वर्ग की भुजा क्या होती है, ए होती है, यानी ए बराबर हमें मिल गया, ए बराबर हमें कितना मिल गया, 14 मिल गया। अब उसने क्या कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो ए का मान कितना मिला है, 14 मिला है। कितना मिला है, 14 मिला। तो 14 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196। कितना हो जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। कितना हो जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है। यानी ए वाला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की 5 गुनी हो जाती है, यह 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, यही बताना है ना। तो साधारण ब्याज पे इस चीज़ को नोट करिएगा ना, साधारण ब्याज पे कोई राशि है, मतलब उसने बताया तो है नहीं कि कितनी राशि है, तो उसने सिर्फ लिखा है कि निवेशित एक धनराशि। जब भी उसने नहीं बताया होगा तो हम धनराशि अपने मन से कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। और इसी 100 पे हुआ क्या है
कि 10 वर्षों में वह अपने आप की कितनी हो गई है 5 गुना। 5 गुना मतलब 500, 5 गुना मतलब क्या हो गया 500। या 500 कितने वर्षों में हुई है 10 वर्षों में हुई। कै वर्षों में हुई है 10 वर्षों में हुई है। अब वो कह रहा है कि 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी यही बताना है। अब यहाँ पे नोट करिएगा ना, 10 वर्षों में वह कितनी हुई है 5 गुना। यदि आप नोट करेंगे तो 100 से यह कितना हुआ है 500। 100 से यदि 500 हुआ तो बढ़ा कितना है 400 बढ़ा है। कितना बढ़ा है 400 बढ़ा। और ये 400 कितने वर्षों में बढ़ा है 10 वर्षों में बढ़ा है। कितने वर्षों में बढ़ा है 10 वर्षों में बढ़ा है। अब देखते हैं कि यदि 10 वर्षों में कोई राशि 400 बढ़ती है तो 25 वर्षों में कितना बढ़ जाएगी, है ना। 25 वर्षों में कितना बढ़ जाएगी, तो 400 लिखिए बटे 10 और गुणे क्या करिएगा 25 करिएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 25 चौके 100, यानी कितना बढ़ जाएगी 1000 बढ़ जाएगी। 25 वर्षों में कितना बढ़ जाएगी 1000 बढ़ जाएगी। यदि 100 रुपये की राशि 25 वर्षों में 1000 बढ़ेगी, जब 1000 बढ़ेगी तो 100 पहले से 1000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1100। यह कितने वर्षों में 25 वर्षों में। और उसने साफ साफ पूछा है कि 25 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 100 की राशि कितनी होगी 1100 होगी। तो कितनी गुनी बढ़ गई 11 गुनी बढ़ गई, यानी सी वाला जो ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो पहले तो हमने देखा कि जो 100 की राशि है वो 5 गुनी यानी 500 हो रही है। तो 10 वर्ष में कितना बढ़ रही है 400 बढ़ रही है। यदि 10 वर्ष में 400 बढ़ रही है तो हम 25 वर्ष में निकाल लेंगे। 25 वर्ष में हमने देखा कि वह कितनी बढ़ रही है 1000 बढ़ रही है। 1000 बढ़ रही है मतलब 100 पहले से था, 1000 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, है ना। तो यानी 100 की राशि 1100 हो गई, यानी कितनी गुनी हो गई 11 गुनी हो गई। और यही हमें बताना था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 से विभाज्य, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। यानी वह कह रहा है कि 6, 9 और 15 से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि उसमें हम क्या जोड़ दें, हम कह रहे हैं ना कि उसमें हम क्या जोड़ दें कि वह क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम क्या करेंगे इन तीनों का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों का क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों का यदि आप एलसीएम निकालेंगे 6, 9 और 15 का, तो 15 छक्का 90 और 9 में 90 यानी 90 आएगा ना। यदि आप ऐसे करके निकालेंगे भी 6, 9 और 15 को तो निकाल कर देखिएगा वो 90 ही आएगा ना। और डायरेक्ट भी देख सकते हैं 15 छक्का 90 और 9 से भी 90 कट रहा है, तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा। लेकिन 90 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। वह कह रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऑप्शन पहला देखिए 10 दिया है ना। अगर इसमें हम 10 जोड़ेंगे, इसमें हम क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना, क्योंकि 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है। और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। तो हमने क्या जोड़ा 10 जोड़ा और 10 जोड़ने पर ये एक पूर्ण वर्ग बन गया, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। क्योंकि 10 जोड़ने से यह संख्या क्या बन गई एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है ना। यह जो वीडियो फास्ट होगी यदि आपको देखना हो तो इसे धीरे करके देख सकते हैं ना। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि यदि 45 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कितने व्यक्ति उस कार्य का 2/3 भाग 20 दिनों में पूरा कर देंगे, है ना। तो ये जो MDH का जो फार्मूला होता है उसी पे लगेगा ना। जो फार्मूला होता है M1 D1 H1 बटे W1, है ना। दूसरी बार क्या होगा M2 D2 H2 और W2। यह आदमी को दिखाता है, यह दिन को दिखाता है, और यह किसको दिखाएगा घंटे को। यह दूसरी बार आदमी को, यह दूसरी बार दिन को और दूसरी बार घंटे को। नीचे जो W है वर्क को दिखाता है ना। तो पहली बार कितने व्यक्ति थे 45 व्यक्ति थे। पहली बार कितने व्यक्ति थे
45 व्यक्ति थे। तो यहाँ पर लिखिएगा 45 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे? 45 व्यक्ति थे। गुणे कितने दिन में? 18 दिनों में। कितने दिनों में? 18 दिनों में। गुणे कितने घंटे में? 8 घंटे में, है ना। ठीक वही काम, इसीलिए बराबर लगता है क्योंकि वही काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार लोग चेंज है ना। प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए कितने व्यक्ति नहीं दिया तो वो व्यक्ति को यक्ष मान लेते हैं ना। कितने घंटे में? 9 घंटे कार्य करते हुए। कितने दिनों में? 20 दिनों में। कितना काम? 2/3। यानी यहाँ पे जो भी काम रहा होगा उसका कितना कर रहे हैं? सिर्फ 2/3 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 2/3। हम मान लेते हैं कि यह काम कितना है? 6। यह काम कितना है? 6। तो 6 का यदि आप 2/3 देखेंगे, 2/3 तो 3 दूना 6, तो 2 दूना 4, यानी कितना काम करना है? 4 काम करना है ना। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उसको क्या करिए? सिर्फ काट लीजिए। उसको क्या करिएगा? सिर्फ काट लीजिएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा ना। तो देखिएगा, जैसे 4 5 20, 6 से काटेंगे तो 6 त्रिक क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 9 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 9 से 9 को काट दीजिए, है ना। बचा क्या? सिर्फ 8 बचा और 3 बचा। 8 त्रिक के 24, यानी कितने व्यक्ति लगेंगे? 24 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी 2/3 काम करने के लिए, है ना। 20 दिनों में यदि पूरा करना है और सिर्फ 2/3 काम करना है तो कितने व्यक्ति लगेंगे? 24 व्यक्ति लगेंगे। तो आपको जो फार्मूला यूज करना है वो फार्मूला क्या है? M1D1H1 यानी MDH। इस फार्मूले को ऐसे याद रखिएगा, MDH, है ना। ये फार्मूला इसी पे लगेगा। जब भी ऐसे घंटे, दिन और व्यक्तियों की संख्या देकर दोबारा फिर काम करवाएं तो हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है? यह बोडोमास के नियम पे आधारित प्रश्न पूछा गया है और यूपीपी का एग्जाम जब भी हुआ है बोडोमास से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। तो बोडोमास का रूल क्या होता है ना, ये आपको पहले पता होना चाहिए। बोडोमास का जो रूल होता है, बोडोमास का जो रूल होता है ना, ये आपको आना चाहिए ना। यह ब्रैकेट को दिखाता है, बी ब्रैकेट को दिखाता है। जो ऑफ है ना, जो ऑफ है यह किसको दिखाता है? कहीं का आएगा तो का को देखेंगे। फिर डी जो है डिवीजन यानी भाग को दिखाता है। एम मल्टीपल यानी गुणे को, ए एडिशन यानी प्लस को, सी है ना, फिर माइनस को, है ना। तो क्रम यही होने वाला है ना। पहले हम किसको हल करेंगे? ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को, फिर यदि का लगा तो का को हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। क्रम यही होने वाला है ना। इसी क्रम में बोडोमास वाले प्रश्नों को हल किया जाता है। तो इसमें देखिएगा ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में भी पहले किसको तोड़ते हैं? जो सबसे छोटा कोष्टक होता है उसको तोड़ते हैं। फिर किसको तोड़ते हैं? मझला कोष्टक को। और लास्ट में किसको तोड़ते हैं? बड़े कोष्टक को तोड़ते हैं। तो पहले एक काम करिए, किस कोष्टक को तोड़िए? छोटे कोष्टक को तोड़िए। छोटे कोष्टक में आपको क्या दिख रहा है? छोटे कोष्टक में दिख रहा है कि 7 - 2 दिया। 7 - 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। इस 5 से जैसे बाहर निकलेंगे तो बाहर क्या लगा हुआ? भाग्य और क्या है? 15। तो इस 5 से क्या करिए? इस 15 में भाग लगाइए। तो 5 3 क्या हो जाएगा? 15, है ना। इस 3 के बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ? प्लस और क्या है? 12। 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, है ना। 15 के यदि जस्ट बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? माइनस और क्या लिखा हुआ है? 6। तो यानी 15 में से यदि 6 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15 - 6 यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन यह माइनस का आएगा क्योंकि इसमें क्या लगा है? माइनस लगा। तो यह भी कोष्टक क्या हो गया? टूट गया। लेकिन इसके जस्ट बाहर देखेंगे तो माइनस पहले से लगा हुआ है। माइनस क्या है? पहले से लगा हुआ है। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और इधर देखेंगे तो 3 × 3, 3 × 3 यानी 3 तिरिके 9। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी जो बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा ना। यानी ये बोडोमास नियम पे लगा। तो पहले हमने क्या किया था? छोटे कोष्टक को तोड़ा, छोटे कोष्टक को तोड़ा, 7 - 2 किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। इस 5 से इसमें भाग दिए क्योंकि भागे का चिन्ह था। तो 5 × 3 = 15। जो 3 आया इस 12 में जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 15। इस 15 में से इस 6 को घटा दिए तो कितना आ गया? 9 आ गया। यह माइनस का था और यह माइनस का था तो प्लस का क्या हो गया? 9 हो गया। और 3 तिरिके 9, 9 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, है ना।
तो यह जो प्रश्न है यूपीपी लेवल के ही प्रश्न लिए गए हैं ना। तो देखिएगा यह आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा कैसे हल करेंगे। इसमें पूछा गया है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कितनी है? 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं, है ना। इन 3 संख्याओं में बताया है कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या की तुलना में, है ना। तुलना किससे किया है? तीसरी संख्या से। और तीसरी संख्या हमें पता नहीं है। जब हमें जो संख्या पता नहीं होती तो उसे हम कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। उसे हम कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। और तीसरी संख्या से इसने तुलना किया तो कहा क्या है? क्रमशः, यानी जो पहली संख्या वो कितना ज़्यादा है? 25%। 25% ज़्यादा मतलब 125। और जो दूसरी संख्या है वो कितनी ज़्यादा है? 50%। 50% ज़्यादा मतलब कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150, है ना। 150 लिखिएगा। कितना हो जाएगा? 150। अब वो कह रहा है कि संख्या यदि आपको पता चल जाए तो इसमें क्या करिए? पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या करिए? अनुपात निकालिए, है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या मिली है? तो पहली संख्या 125 मिली है। पहली संख्या कितनी मिली है? 125। और दूसरी संख्या कितनी मिली है? 150 मिली है। यदि आप इसको काट के छोटा करेंगे यानी अनुपात के रूप में छोटा करेंगे तो कितना आएगा? 25 5 125 और 25 छक्का 150, है ना। तो कितना आ जाएगा? 5 और 6 का अनुपात आ जाएगा। यानी जो ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा, है ना। तो यही आज मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करेंगे कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।